जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, हम बात करें पिछले क्लास की तरह आज भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। बात करते हैं यह प्रैक्टिस सेट जो है क्राउन प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है, जो कि क्राउन प्रकाशन का हम बात करते हैं, जो कि इसमें 8 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी जो है करा चुके हैं। यानी कि इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका प्रैक्टिस सेट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके वीडियो में फुल सॉल्यूशन भी इसका देख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं आज की क्लास। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी टीचर, रेलवे, एसएससी, जिस भी एग्ज़ाम में समान अध्ययन पूछे जाते हैं उन सारे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे एक्स्ट्रा डोज की। तो एक्स्ट्रा डोज की हम बात कर लेते हैं। आज एक्स्ट्रा डोज में हम बात करने जा रहे हैं प्राचीन भारत के 16 महाजनपद। 16 महाजनपद के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन दिया गया है 16 महाजनपद के बारे में। कम्बोज, गंधार, कुरु, मत्स्य, सुरसैन, पंचाल, मल, कोसल, वत्स, अवंती, चेदी, अस्मक, काशी, अंग, मगध, पज्जी, ये जितने भी 16 महाजनपद है इसको हम मैप के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए इसको हम विस्तार पूर्वक समझेंगे और यहाँ से आपको एक नए क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। महाजनपद से एक क्वेश्चन जरूर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं महाजनपद के बारे में पूरी विस्तार से। तो बात कर लेते हैं आज के प्राचीन भारत के 16 महाजनपद की। तो बात करते हैं अंग की राजधानी की बात करें तो कहाँ है, चंपा। और भागलपुर मुंगेर की क्षेत्र के आसपास क्षेत्र पूर्वी बिहार में पड़ता है, यानी कि भागलपुर मुंगेर में यह क्षेत्र पड़ता है, ये आपको ध्यान रखने हैं। हम बात कर लेंगे अब नेक्स्ट यानी कि मगध की। तो मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र हुआ करता था। जो बात कर लेते हैं पटना, गया, मगध के आसपास क्षेत्र यानी कि मध्य दक्षिणी बिहार में जो है 16 महाजनपद में सर्वाधिक शक्तिशाली था। मगध जो है 16 महाजनपद में सर्वाधिक शक्तिशाली था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं काशी। काशी पड़ता है वाराणसी में। हम बात करते हैं आधुनिक बनारस है, यानी कि आधुनिक लोकेशन की बात करते हैं आधुनिक समय में बनारस उत्तर प्रदेश पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसे वाराणसी भी हम कहते हैं। पश्चिम की बात करें तो कौशाम्बी पड़ता है। यह इलाहाबाद, प्रयागराज, यानी कि अभी जो वर्तमान में प्रयागराज नाम कर दिया गया इलाहाबाद का, पहले भी प्रयागराज हुआ करता था। अब बात करते हैं यह जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बज्जी। बज्जी की बात करें तो कहाँ पड़ता है, ये वैशाली होता है, विदेह, मिथिला क्षेत्र में पड़ता है। ये दरभंगा, मधुबनी के आसपास क्षेत्र यानी कि बिहार में ही पड़ता है। अब बात करते हैं कोसल की। कोसल की श्रावस्ती है, अयोध्या, फैजाबाद के आसपास क्षेत्र यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अवंती की बात करें तो उज्जैन यानी कि महेशमती इसकी राजधानी है और मालवा मध्य प्रदेश का में यह पड़ता है वर्तमान में। मल की बात करते हैं कुशावस्ती है इसकी राजधानी। वर्तमान में लोकेशन की बात करते हैं देवरिया उत्तर प्रदेश में यह पड़ता है। पंचाल की बात करते हैं अक्षित्र और यानी कि अक्षित्र या कंपिल इसकी राजधानी थी। उत्तरी उत्तर प्रदेश में यह पड़ता है अभी वर्तमान में। बात करते हैं चेदी की बात करते हैं शक्तिमती है राजधानी। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बीच में स्थित है। अब बात करते हैं कुरु की। तो कुरु की हम बात करते हैं यह कहाँ पड़ता है, इंद्रप्रस्थ राजधानी हो जाता है कुरु की और दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के आसपास क्षेत्र में यह स्थित है। अब बात करते हैं मत्स्य की। तो विराटनगर में पड़ता है। विराटनगर ये नेपाल वाला नहीं बल्कि भारत का ही जयपुर राजस्थान के में पड़ता है। अब बात करते हैं कम्बोज की राजधानी कहाँ, हटक है। तो हटक जो अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है, राजौरी, हाजरा उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। और सुरसैन की बात करते हैं मथुरा पड़ता है, इसकी राजधानी सुरसैन की राजधानी मथुरा, आधुनिक मथुरा और यानी कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में ही यह वर्तमान में स्थित है। अब बात करते हैं अस्मक की। अस्मिक की पोटन या पोटली भी कहा जाता है, किसे, इसे पोटली भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यह वर्तमान में हम बात करते हैं दक्षिण भारत के में गोदावरी नदी घाटी के आसपास क्षेत्र यानी कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद क्या है, अस्मक है, जिसकी राजधानी क्या है, पोटन या पोटली। गंधार की बात करें तो कहाँ पड़ता है, अभी राजधानी तक्षशिला पड़ता है गंधार की राजधानी। वर्तमान में बात करते हैं पेशावर व रावलपिंडी के आसपास क्षेत्र यानी कि पाकिस्तान में वर्तमान में स्थित है। तो चलिए हम बात करते हैं दोस्तों आज की मोटिवेशन लाइन के साथ आज की प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा मोटिवेशन लाइन है, हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, हर वक्त
जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय ज़रूर बदलता है। क्या होता है, किस्मत बदले ना बदले समय तो ज़रूर बदलता है, बिल्कुल सही है। सब हर दिन हम बात करते हैं, एक ही दिन नहीं रहता है किसी का भी समय, और जिस यानी कि हर किसी का एक दिन समय ज़रूर बदलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा चलिए हम बात करेंगे आज की क्लास की। तो बात कर लेते हैं आज की क्लास की। तो आज का हमारा पहला सवाल है, जोग जलप्रपात किस नदी का पर स्थित है। जोग जलप्रपात की हम बात करें तो यह किस नदी पर स्थित है, तो ये शरावती नदी पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं ये कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की हम बात करें तो वारेन हेस्टिंग था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। और बात करते हैं बंगाल के 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, लॉर्ड डलहौजी के बारे में आपको पता ही है। ये इसने क्या किया था, उनकी हड़प नीति अपनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। सर्वप्रथम रेल इन्हीं के शासनकाल में चला था, ये भी आपको। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को रिपन को कहा जाता है। ये स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो ये इसने जो है थाना में यानी कि थाना बनाकर उसमें एक दरोगा को इंचार्ज बनाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत के ऊपर स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर की हम बात करें तो यह माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। अब बात करते हैं माउंट आबू अरावली क्षेत्र में पड़ता है, जो कि भारत का सबसे यानी कि सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है, उसी के ऊपर माउंट आबू पर जैन मंदिर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नीलगिरी की हम बात करते हैं, ये तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश को किस नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश की हम बात करें तो यह किस नाम से जाना जाता है, तो यह धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश की किस शहर में स्थित है। महाकालेश्वर की मंदिर की हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो K2 है, कंचनजंगा जिसे कहते हैं, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। और पहली की बात करें तो हिमालय है, हिमालय सबसे बड़ी चोटी है विश्व का, दूसरा K2 है, और तीसरा बात करते हैं कंचनजंगा है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है, ये आपको ध्यान रखना। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, K2 की बात करती है लद्दाख में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं नेपाल में पड़ता है, जिसे सागर माथा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नंगा पर्वत की बात करते हैं, नंगा जो है यह उत्तराखंड में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, भारत में ही है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो किस वर्ष बना था। वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बना था, तो बात करते हैं यह 1972 में बना था, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, किस सिख गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। तो सिख गुरु की बात करें तो खालसा पंथ की जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम यानी कि 10वें गुरु थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तेग बहादुर की, तो सिख धर्म की जो है ये 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर। अर्जुन सिंह की बात करें तो गुरु अर्जुन देव की बात करती है, सिख धर्म के 5वें गुरु थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तराइन की प्रथम युद्ध की बात करें तो यह 1191 में हुआ था, 20 का आंसर हो जाएगा। तराइन की द्वितीय युद्ध की बात करते हैं 1192 में तराइन की द्वितीय युद्ध हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं। मधुमक्खी पालन की बात करें तो एपी कल्चर के अंतर्गत करते हैं, 20 का आंसर हो जाएगा। बात करते हैं फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत क्या होता है, फूलों का जो है अध्ययन किया जाता है फ्लोरिकल्चर में। अब वही बात कर लेते हैं, सेरिकल्चर में रेशम कीट का पालन किया जाता है, पीसी कल्चर में मत्स्य पालन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। तो आलमगीर की हम बात करते हैं, किस मुगल बादशाह को जाना जाता है, औरंगजेब को जाना जाता है, सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, ज्वार भाटा पर सबसे अधिक किसका
प्रभाव होता है, तो ज्वारभाटा पे हम बात करें सबसे अधिक, तो प्रभाव होता है किसका, चंद्रमा का, तो 20 का आंसर हो जाएगा। बात करते सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्यु की सजा किस मुगल बादशाह के द्वारा दिया गया था। अर्जुन देव यानी कि इसी में नाम छुपा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। और से यानी कि अर्जुन देव हो गया, और जो है ये क्या होगा, जहांगीर, तो जहांगीर के द्वारा ये फांसी दिया गया था, इसी में नाम छुपा है, ये आपको ध्यान रखना है, इसे ट्रिक पे याद रखना है। अब बात करते हैं गुरु तेग बहादुर को किसने दिया था, तो औरंगजेब ने 6 गुरु यानी कि 90वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हिमालय में कुल कितनी समांतर श्रेणियां में विभक्त है, तो हिमालय की बात कर लेते हैं, तो यह 3 श्रेणियों में विभक्त है, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन कौन से होता है, तो एक हो जाता है महान हिमालय, दूसरा होता है मध्य हिमालय, तीसरा होता है शिवालिक हिमालय। ये 3 श्रेणियों में जो है विभक्त है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध की बात करें तो अनुच्छेद 19 के 1 के क में स्थित है, वर्णन मिलता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं 0 डिग्री अक्षांश पर कौन सी रेखा होती है, तो 0 डिग्री अक्षांश पर हम बात करते हैं विषुवत रेखा पाई जाती है, सी इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं स्लेट किसका रूपांतरण है, स्लेट की हम बात करते हैं रूपांतरण की, तो इसका रूपांतरण है सेल का, स्लेट सेल का रूपांतरण है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं भारत में प्रथम डाकघर किस वर्ष स्थापित किया गया था, भारत में हम बात करते हैं प्रथम डाकघर की, तो यह 1727 में स्थापित किया था, 20 का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, किस महासागर के चारों ओर अधिक मात्रा में भूकंप आते हैं, तो अधिक मात्रा में भूकंप आते हैं तो प्रशांत महासागर के चारों ओर होते हैं। इसके चारों ओर जो अग्निबल है, रिंग ऑफ फायर होता है, जो कि अधिक मात्रा में भूकंप आते हैं। और रिंग और फायर के अंतर्गत बात करते हैं फिलीपींस देश हुआ और जापान हुआ, इस तरह जितने देश जो है प्रशांत महासागर में स्थित देश है जो रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आते हैं, वहाँ भूकंप बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है, तो बुध ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा की बात करें तो 88 दिन में करती है, सबसे कम समय में, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक समय लगता है किसको, बृहस्पति को। अब बात कर लेते हैं बृहस्पति को लगता है सबसे अधिक समय। अब वही बात करते हैं सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा होता है, अभी वर्तमान में फिर शनि हो गया है सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर बृहस्पति आता है। अब बात करते हैं जिस स्थान पर 200 सेमी वर्षा होती है उस स्थान पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उस पर वहाँ पर हम बात करते हैं चिरहरित वन पाए जाते हैं, तो 20 का आंसर हो जाएगा। कितना डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है, तो बात करते हैं यह जो कितने डिग्री अक्षांश को हम बात करें तो विषुवत रेखा कहा जाता है, तो 0 डिग्री अक्षांश को जो है विषुवत रेखा कहा जाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। रुपया का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था, तो रुपये का सिक्का की बात करें तो पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण कराया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं LTTE किस देश की उग्रवादी संगठन है, तो बात करते हैं उग्रवादी संगठन किस, श्रीलंका देश की उग्रवादी संगठन है। बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है, तो भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह की बात करें तो चैत होता है, और अंतिम माह की बात करें तो फाल्गुन होता है, अंतिम, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है, तो तद्भव की हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा, तो हम बात करते हैं इसका राइट आंसर की ये हो जाएगा। कौन जो है तद्भव शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया है फिर तद्भव शब्द की, तो पीरा फिर तद्भव शब्द हो जाएगा। अब वही बात करते हैं गीत में से अशुद्ध भाग का चयन करना है, तो यानी कि अशुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से उसका चयन करना है, तो बात करते हैं मैंने तुमसे बार बार कहा कि ऐसा मत करो, यानी कि 20 का सही आंसर यानी कि अशुद्ध है, सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात कर लेते हैं शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो यानी शुद्ध वर्तनी की हम बात करने में से कौन सा हो जाएगा, निवृत्ति जो है शुद्ध शब्द है, 20 इसका आंसर हो जाएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए, चंद्रमा की हम बात करें तो पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, शशि जो है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। बात करते हैं सतदल का पर्यायवाची शब्द चुनिए, तो सतदल का पर्यायवाची शब्द की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो बात करते हैं डी सरसीज, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा,
उत्कर्ष का विलोम शब्द की बात करते हैं अपकर्ष होगा। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भावुक हृदय में सुख दुख की सहज कोमल अनुभूति, भावुक हृदय में सुख दुख की सहज कोमल अनुभूति की बात करें तो क्या हो जाएगा, संवेदना। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला, प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला की हम बात करें तो यह क्या हो जाएगा, तो गतानुगतिका, गतानुगतिका यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि की हम बात करें तो यह क्या हो जाएगा, अधिनियम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है, तो दूध में उपस्थित प्रोटीन की बात करें तो केसिन होता है, यह आपको ध्यान रखना, जिसके कारण दूध सफ़ेद होता है। कैरोटीन के कारण की बात करें, कैरोटीन के कारण जो है दूध पीला दिखाई देता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दूध में कौन सा अम्ल होते हैं, लैक्टिक अम्ल होते हैं। और बात करते हैं लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक यानी कि लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु से जो है दूध से दही बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है मुख्य सहायक होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है, तो दाब अगर हम बढ़ाएंगे तो जल का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह की बात करते हैं डिमोस होता है। और फोबोस और डिमोस की बात करें तो ये किसका उपग्रह है, तो फोबोस और डिमोस की हम बात करें, दोनों उपग्रह जो है मंगल का है। मंगल का 2 उपग्रह होता है, एक फोबोस एक डिमोस, जो कि जिसमें कि डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, तो रक्त में को जमाने में हम बात करें तो प्रोटीन की तो उपयोग में आता है फाइब्रिनोजेन, यानी कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान की बात करें अगर फ़ारेनहाइट में बात करते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें 36.9 की बात करें तो ये सेल्सियस में हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में। अगर वहीं पूछे केल्विन में 310 केल्विन जो है ये मनुष्य का शरीर के तापमान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की परमाणु बम का विकास किसने किया था, परमाणु बम का विकास की बात करें तो यह जे रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। एडवर्ड टेलर की बात करें तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार इसके द्वारा किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की बात करते हैं इसरो के, तो प्रथम अध्यक्ष की बात करें कौन थे, तो यह हम बात करें तो विक्रम साराभाई थे, तो यानी कि बात करते हैं इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, अगर द्रव का घनत्व अधिक होगा तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है। अब बात करते हैं हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम क्या होता है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, आनुवंशिक की बात करें तो इसका परिणाम होता है रक्त का नहीं जमना, यानी कि रक्त जो है थक्का नहीं जमता है, डी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है, तो मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है, तो उंगलियों में जो मानव शरीर के अंगुली में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें ट्रांसफार्मर का प्रयोग में आते हैं, ट्रांसफार्मर की हम बात करते हैं यह किस प्रयोग में आता है, केवल एसी परिपथ में आता है, यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा। संश्लेषित रेशा क्या है, संश्लेषित रेशा की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो रेयॉन जो है संश्लेषित रेशा है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की धोबन सोडा यानी कि वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम की बात करें सोडियम कार्बोनेट होता है, यानी कि चीज़ का आंसर हो जाएगा। अब वही बात करते हैं अगर सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि खाने वाला सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, यानी कि प्रयोग में लाया जाता है, तो अवतल दर्पण का, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की बात करें तो लखनऊ में स्थित है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अंडे की किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, तो अंडे की किस भाग में हम बात करते हैं प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, तो योग भाग में, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है, तो केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर हम बात करें तो जल उबलता है, तो इसका सही आंसर की हम बात कर लेते हैं बी हो जाएगा 373 केल्विन पर। अब बात करते हैं रेडियम प्राप्त किया जाता है,
तो रेडियम की हम बात करें तो इसकी खोज मैडम क्यूरी ने किया था। पिच ब्लेड से इसका निष्कर्षण किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हेमेटाइट, ये लोहा का अयस्क है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि की बात करें तो यह कहाँ पे स्थित होता है, मस्तिष्क में स्थित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है। सोडियम का प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं Na होता है, C इसका सेंसर जो है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। S सल्फर का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अंग्रेजी स्टार्ट हो जाता है, तो अंग्रेजी हम बात करें 56 से 57 तक दिया गया है। इसमें कहता है ईडम फ्रेज ज्ञात करने की। ईडम फ्रेज की हम बात करें तो किसका निकालना है, ब्लेज द ट्रेल का। ब्लेज द ट्रेल का जो है ईडम फ्रेज आपको बताने हैं। तो इसका ईडम फ्रेज क्या हो जाएगा, तो बात कर लेते हैं, बी हो जाएगा, टू स्टार्ट ए मूवमेंट, यानी कि बी इसका सेंसर हो जाएगा ईडम फ्रेज। ब्लेज द ट्रेल का टू स्टार्ट ए मूवमेंट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट का जो है आपको ईडम फ्रेज बताने हैं, तो इसका भी बात कर लेते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, टू स्ट्राइक अनफेयरली। टू स्ट्राइक अनफेयरली इसका ईडम फ्रेज सही हो जाएंगे। अब यहाँ पे दिया गया है बीच क्वेश्चन द, यहाँ पे दिया गया है अल्टरनेटिव चूज द वर्ड बीच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन। तो आपको जो है इसका अल्टरनेटिव बताने हैं, यानी कि उल्टा बात कर लेते हैं। सब इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका पर्ज का हम बात करें तो इसको बताने हैं, तो क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर की हम बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा इवाक्यूट हो जाएगा। अब बात करते हैं मोरडेंट का हम बात करते हैं, क्या हो जाएगा, तो मोरडेंट का हम बात कर लेते हैं, तो डी हो जाएगा। सार्केस्टिक हो जाएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है आपको ईडम फ्रेज फिर बताना है, तो ईडम फ्रेज आपको बताने हैं, यानी कि इसका किसका बताना है, थ्रो क्वेश्चन टू द विंड। थ्रो क्वेश्चन टू द विंड की हम बात करें तो ईडम फ्रेज क्या हो जाएगा, टू बिहेव रिकलेसली। तो 20 का सेंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कैप इन हैंड का जो ईडम फ्रेज बताने हैं, तो क्या हो जाएगा इसका ईडम फ्रेज। तो इसका राइट आंसर की बात करें डी हो जाएगा, इन ए रेस्पेक्टफुल मैनर। तो डी इसका सेंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे दिया गया फ्लोइंग चूज द वर्ड ओपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी इसका उल्टा शब्द आपको बताना है। स्पेल ट्रिंग की बात करते हैं, तो इसका सही शब्द क्या हो जाएगा, यानी कि उल्टा शब्द की बात करें तो हो जाएगा क्या, सी फ्रीजिंग। अब बात करते हैं इसका भी उल्टा शब्द आपको बताने हैं, पेनी की बात करें तो क्या हो जाएगा, पेनी की के उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा कॉल्म। अब बात कर लेते हैं, अब यहाँ पे दिया गया सेंटेंस, यानी कि यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में आपको ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रामेटिकल एरर आपको ढूंढ के बताने हैं, तो इसमें ग्रामेटिकल एरर क्या हो जाएंगे, ऑन सैटरडे राहुल विजिटेड हिज प्रोफेसर टू होम ही हैड इन अपॉइंटमेंट। तो इसका जो हम बात करते हैं कि क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकल एरर किस में है, तो इसका ग्रामेटिकल एरर की हम बात करें तो किस में हो जाएगा, टू बॉम ही हैड, यानी कि टू बॉम ही हैड, इस पार्ट में जो है ग्रामेटिकल एरर है, इसका सेंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया है द सेलेक्ट करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इनडायरेक्ट सेंटेंस आपको बताना है, द स्ट्रेंजर सेड टू मी कैन यू टेल मी द वे टू द रिवर बैंक कॉलोनी। तो रिवर बैंक कॉलोनी में हम बात करते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएंगे सही इसका, तो बात करते हैं सी हो जाएगा, सी इसका सेंसर हो जाएगा। द स्ट्रेंजर आस्क मी इफ आई कोल्ड टेल हिम द वे टू द रिवर बैंक कॉलोनी, सी इसका सेंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया मैथ, तो मैथ में कह रहा है प्रिया ने दीपा से 5,000 रुपये साधारण ब्याज पर उधार दिए। 4 वर्ष बाद दीपा को अपने धन से 400 रुपये अधिक प्राप्त हुए, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। तो वार्षिक ब्याज दर कैसे ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है, 400 गुने, यानी कि ब्याज जो प्राप्त हुआ ब्याज गुने 100, ठीक है, बटे, तो साधारण ब्याज क्या है, तो साधारण ब्याज 500 है, गुने
यानी कि 5000 है गुने 4 वर्ष का है, तो इसको कटा देंगे, 2 शून्य 2 शून्य कट गया, फिर 1 शून्य कट गया, 10 हो गया, और 10 में 5 दूने 10 यानी कि 2% ब्याज दर प्राप्त होगा, 20 का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन त्रिभुज, यहाँ पे एक त्रिभुज है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसमें दिया गया है कि यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, ट्रायंगल है, यहाँ पे सी हो गया, यहाँ पे कहता है ए बी बराबर ए सी, यानी कि ए बराबर है इसका, ए बी बराबर ए सी का है। यहाँ पे कोण बी बराबर कितना दिया है, 50 डिग्री यहाँ पे दिया गया है, 50 डिग्री है, तो कोण बी सी है, यानी कि सी और ए बता रहा है, सी और ए कितना हो जाएगा। तो इसमें बात कर, जब ये 50 हो गया तो 65 डिग्री दोनों हो जाएंगे, ये 65 हो जाए, जब बराबर है दोनों तो 65 डिग्री ये भी हो जाएंगे, 65 डिग्री ये भी है, ये 65 डिग्री और सी 65 डिग्री, तो 20 का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है 2 नल एक टब को क्रमशः 5 मिनट 7 मिनट में भर सकता है, ए नल 3 मिनट में खाली कर सकता है, तो यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो हम बात करते हैं ए नल उसे 3 मिनट, ए बी सी, यानी कि ये जो है 3 मिनट दिया गया है खाली करने वाला है, तो ये माइनस हो गया, 5 मिनट और 7 मिनट, ये तीनों का जो है एलसीएम हम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा। तो इसका 105 जो है क्या हो जाएगा, 105 एलसीएम हो जाएगा, तो 105 एलसीएम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। अब कहता है यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टब कितनी देर में भर जाएंगे, तो 105 मिनट में भर जाएंगे, तो इसका डी इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है यदि एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या होगा, वृत्ताकार का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसमें क्या होगा 616 कटा देंगे, यानी कि 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 16, 616, इसको आप कटा देंगे कितना हो जाएगा, तो कटाने के बाद जो निकल जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, तो इसको हम बात करते हैं 22/7, पाई आर स्क्वायर इसका सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल का, तो 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 616, तो इसको हम क्या करेंगे, जब कटा देंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर बराबर निकल जाएगा 196, तो 196 किसका होता है, आर बराबर 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे कहता है आर बराबर 14 निकल गया, तो उसका परिमाप क्या होगा, परिमाप पता है क्या होता है, तो वृत्ताकार मैदान की बात करें तो उसका परिमाप की बात करें तो हो जाएगा, तो 14 निकल गया आर, तो आर जब 14 निकल गया तब क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे, परिमाप का सूत्र होता है वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, 2 गुने 22/7 गुने कितना हो जाएगा 14, कट जाएगा 7 गुना 14, 22 चौका 88, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये निकल के चलाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है एक्स का मान ज्ञात करने, जब ये वाली कोण हम बात करते हैं 110 है, तो 110 है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे 180 में जब 110 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 70, तो ये वाला कोण हम बात करते हैं 70 निकल के चलाएगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों कोण को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 70 और 50 120 हो जाएगा, 120 को जब हम 180 में फिर घटा देंगे तो 60 निकल के चलाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं उस संख्या का युग्मक आपको ज्ञात करने हैं जिसमें दोनों संख्या आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दोनों संख्या नीचे दिए गए संख्या युग में आपस में संबंधित है। जैसे कि क्या है, तो 36 दिया गया है, तो 9 चौके यानी कि 12 दिया है, 12 को हम 3 से गुना करें 36 हो गया, और 12 को ही क्या 7 से गुना कर देंगे, इसमें 4 बढ़ रहा है, उसी तरह 9 को 3 से गुना करेंगे फिर 7 से गुना कर देंगे, 3 और 7 का पेयर हो रहा है, तो इसका ए इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा आरंभिक बिंदु पर 3 घंटे में वापस आ जाती है। 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है और आरंभिक बिंदु पर जो है जाकर फिर आ जाते हैं, तो 3 घंटा में आ जाते हैं। यदि धारा की चाल 3 घंटा दिया है, धारा की चाल 3 घंटा दिया गया, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जा रहा है, तो इसका मतलब कि धारा की दिशा में 3 किलोमीटर है चाल, तो इसको क्या करें 3 घंटे लगते हैं
तो 12 में हम ऐसे भी 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो 3 घंटे जाने आने में लगता है, तो 9 में अगर हम 3 से भगा देंगे तो अप डाउन करने में 3 4 9 3 घंटे लग जा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, तो सात जल में 9 की चाल क्या होगा, 12 में 3 घटा 9 तो 20 का सेंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं किसी टावर के पाद में 180 मीटर की दूरी है, तो यहाँ पे इसे टावर ले लिए तो 160 किलोमीटर की दूरी हो गया। यहाँ पे दे सकते हैं 160 मीटर की दूरी हो गया। अब कहता है टावर का उन्नयन कोण कि पाद से 100 मीटर दूरी है, तो ये 100 मीटर दूरी पर है, तो ये हो गया क्या 100 मीटर दूरी हो गया। टावर के पाद की ओर उन्नयन कोण 100 मीटर दूरी पर है। 100 मीटर दूरी पर जब हो गया तो 100 मीटर दूरी पर 2 गुना हो जाता है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगा, तो टावर की ऊंचाई क्या होगा 2 गुना जब हो जाता है तो 80 मीटर जो है टावर की ऊंचाई हो जाएगा, ये वाला। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की 75 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे आपको a-b और a+b के सूत्र पर आपको बैठा देंगे, तो बैठाने के बाद बैठा देंगे तो निकल जाएगा कितना आंसर 322, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है, तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड जो लॉन्च किया है किसने किया है, तो भारत के द्वारा किया गया, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है, तो 5वीं की बात करें तो की बात करें तो स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम INS बागीर है। तो इसमें जो है कुल 6 पनडुब्बी बनाए जाएंगे, जिसमें कि 5वीं है बागीर और 6ठी है वागसीर, ये आपको ध्यान रखना है। और यह फ्रांस देश की मदद से बनाया जाएगा नहीं बल्कि बना भी चुके हैं। 6 स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी फ्रांस देश की मदद से बनाया जा चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नासा ने किसे अपना नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है, तो नासा ने नया चीफ टेक्नोलॉजी नियुक्त किया है, किसे नियुक्त किया है, तो हम बात करते हैं यह नियुक्त किया है AC चरनिया को, तो इसका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है, तो यह कहाँ पे उद्घाटन किया है, तो बात कर लेते हैं अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में किया है, सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं किस कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो बात करते हैं यह किया है इरेडा कंपनी ने, इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो बात करते हैं यह नियुक्त किया गया है प्रवीण शर्मा को, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया, तो बात कर लेते हैं 23। तो 74वें गणतंत्र दिवस परेड में प्रमुख अतिथि कौन थे, मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्देल फतेह अल सीसी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पहल के लिए किसके साथ सहयोग किया है, बात करते हैं यह जो सहयोग किया है तो UNDP के साथ, सी इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं PM मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया है, इसका थीम क्या है, तो इसका थीम की बात करते क्या हो जाएगा द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, तो संन्यास की घोषणा किया है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से इयोन मॉर्गन ने, सी इसका आंसर हो जाएगा। बात करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है, तो 2023 की थीम की बात करें तो ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, तो 20 का आंसर हो जाएगा। बात करते हैं किस खिलाड़ी ने वर्ष 2022 के फीफा फुटबॉल अवार्ड में बेस्ट मेंस फुटबॉल का अवार्ड जीता है, तो यह किसने जीता है, तो बात कर लेते हैं, तो यह जीता है लियोनेल मेसी ने, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 1 फरवरी को, 20 का आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं, तो सबसे युवा क्रिकेटर की बात करें शुभमन गिल बने हैं, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 में कितने व्यक्तियों को दिया गया, तो पद्म विभूषण की बात करें तो 2023 में कुल 6 व्यक्तियों को दिया गया है। कुल पद्म पुरस्कार की हम बात करें तो कुल 106 व्यक्ति को दिया गया है, जिसमें कि 9 को मिला है
यानी कि 9 व्यक्ति को, यानी कि 91 व्यक्ति को भी बात करें तो पद्मश्री मिला है। ये पद्मश्री हो गया 91 व्यक्ति को। पद्म भूषण की बात करें, ये भूषण हो जाता है, ये आपको जन कितने 9 व्यक्ति को मिला है और 6 व्यक्ति को मिला है पद्म विभूषण, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में किसने शपथ लिया है? तो नेपाल के नए पीएम की बात करें तो पुष्प कमल दहल प्रचंड बने हैं, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं, आप ये बताना है कमेंट करके नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन बने हैं। अब बात कर लेते हैं किस जैन सभा में अंतिम रूप से स्वयंवर आगम का संपादन हुआ है। तो अंतिम रूप से स्वयंवर आगम का जो है संपादन हुआ है तो पाटलिपुत्र में, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो कैसे होगा, इसको मिलान करने हैं। तो बात कर लेते हैं इसका मिलान सही क्या हो जाएंगे। तो बात कर लेते हैं, एक का प्रोघत की बात करें, प्रोघ्योत की बात करें तो अवंती हो जाएगा। उदयन की बात करें तो वत्स हो जाएगा। प्रसेनजीत की बात करें तो कौशल हो जाएगा। अजातशत्रु का मगध हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र को हम बात करें सर्वप्रथम राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। अब बात करते हैं पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया था। उदयन ने किया था। किसने? उदयन ने। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी। विश्व का प्रथम गणतंत्र व्यवस्था की बात करते तो वैशाली में थी। लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था गणतंत्र, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था। चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो बना था पाटलिपुत्र में लकड़ी का बना हुआ था। इसी लकड़ी के महल गिरने से इसका मृत्यु भी हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 7 दिसंबर 1942 में श्री योगेंद्र शुक्ल गिरफ्तार करके कहाँ लाए गए थे। तो श्री योगेंद्र शुक्ल को गिरफ्तार करके जो लाए गए थे, तो बात करते हैं पटना लाए गए थे। सी इसका आंसर हो जाएगा। बात करें जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे। तो पार्टी की बात करते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। इसकी स्थापना 1934 में किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है। तो भारत में सबसे प्राचीन बिहार की बात करें तो नालंदा बिहार है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं पद्म श्री 2023 से सम्मानित अनंत कुमार संबंध किस क्षेत्र से हैं। अनंत कुमार का संबंध की बात करें तो जिसे पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो किस क्षेत्र से संबंधित है, शिक्षा से। अब बात करते हैं अनंत कुमार का संबंध सुपर 30 के संस्थापक है अनंत कुमार, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हाँ, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस क्लास का PDF आप चाहते हैं डाउनलोड करना तो वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से जुड़कर आप जो है इस क्लास का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और कई सारी जानकारियाँ, यानी कि इसके अलावा और कई सारी ई-बुक्स जो है वहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड कराया गया है, तो ज़रूर जाके डाउनलोड करें और हमें ज़रूर सुझाव देकर बताएं कि कैसा लगा। और कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।